हेलो एवरीवन, हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए जो 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज डे 13 है और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है और साथ ही साथ बहुत सारे रिलेवेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना तो समझ में आना चाहिए कि रेशियो क्या होता है ना, प्रपोर्शन क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर रेशियो क्या होता है ना, रेशियो क्या होता है। अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास में दो नंबर हैं, है ना, एक नंबर है आपके पास 100 और एक नंबर है आपके पास में 25, और मैं इसका कंपैरिजन करना चाहता हूं। कंपैरिजन किस सेंस में सर, कि इन दोनों में क्या रिश्ता है ना, रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है ना। अब क्या रिश्ता है समझते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर देखता हूं तो मैं 100 को लिख सकता हूं 25 इंटू 4 और यहां पर लिख सकता हूं इसको 25 इंटू 1। तो यहां पर जो भी कॉमन है अगर उसको कैंसिल कर दिया जाए, कलर चेंज करते हैं, अगर यहां पर जो भी कॉमन है उसे कैंसिल कर दिया जाए तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, 4/1 मिल जाएगा, 4/1 मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो चीज है और ये जो चीज है ये आपस में क्या है सर, बराबर है। पहली चीज तो ये, बट सर यहां पर कुछ और दिखाई दे रही है, वहां पर कुछ और दिखाई दे रही है, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, बट है तो वही चीज, है तो वही चीज। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर हमें यह समझ में आता है इसको देखने पर कि भैया ये जो है इसका ये जो है 4 गुना है। क्या बोला मैंने, ये जो है इसका ये 4 गुना है। अच्छा अच्छा, मतलब यहां पर एक रिलेशन मिल गया आपको कि भैया 100 जो है वो 25 का क्या है, 4 टाइम्स है, या 25 जो है वो 100 का क्या है, 1/4 है। यानी कि यहां पर जब हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना होता है, और वो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, उनको डिवाइड करके या थ्रू डिवीजन या बाय डिवीजन, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और रेशियो हमें क्या बताता है कि एक चीज किसी दूसरे चीज के कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1/4 है, 1/3 है ना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, ये हमें बताता है दो क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां पर जैसे मान लेते हैं कि ये जो 100 और 25 को मैंने एक दूसरे से डिवाइड करके देखा, तो यहां पर एक चीज मैंने कैंसिल करी, वो कैंसिल जो था वो इस दोनों नंबर का क्या था, HCF था। इन दोनों नंबर का क्या था, HCF था। मतलब ये कि ये जो 100 है और ये जो 25 है, इन दोनों का HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 25 होगा। तो जब भी हम किसी नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और हमारा पर्पस है उनको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो वहां पर जो कुछ भी उनके बीच में कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो रेशियो कहलाएगा, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। उनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और अगर उनका HCF 1 होगा इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिख दें, इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिख दें तो हम इसे क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 4:1। पढ़ते कैसे हैं इसको, 4:1। यानी कि अगर आपके पास में A और B को इस तरह से लिख दिया जाए तो ये जो दो बिंदियां लगी हैं ऊपर नीचे, इसको अपन पढ़ते हैं is 2। तो A is to B, A is to B। बात समझ में आ गई। यहां पर A और B जो हैं वो आपस में क्या है, को प्राइम है। उनका जो HCF है वो क्या है, 1 है। तो क्या हम इसको रेशियो कह सकते हैं, हाँ रेशियो कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये 10 और 12 को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये रेशियो है, मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अभी भी कुछ कॉमन है अदर देन 1।
कॉमन होना चाहिए बट वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर कुछ भी कॉमन है 1 के अलावा तो फिर उसको हम रेशियो नहीं कह सकते, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर देखा कि सर ये है 2 × 5 और ये है 2 × 6 और हम इसका रेशियो ले रहे हैं, तो जो कॉमन पार्ट है सेम है, कैंसिल कर दो। तो अब जो बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब बात ये समझनी है कि अगर आपके पास में दो नंबर्स हैं, अगर आपके पास में दो नंबर्स हैं, जैसे कि यहां पर 10 और 12 था और आपने उसका रेशियो लिया और रेशियो लेने पर जो आया उसे हम क्या कह रहे हैं, रेशियो कह रहे हैं, है ना। अच्छा, अब यहां पर ये जो 5 है, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। यहां जो 6 है, ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। क्या 5 और 6 एक्चुअल नंबर है? नहीं, एक्चुअल नंबर तो 10 और 12 है। 10 और 12 का 5 और 6 क्या है, रेशियो है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? यहां जो 5 यूनिट है वो 10 के बराबर है और जो 6 यूनिट है वो 12 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको समझ में अब आ गई होगी, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये करते हैं कि सर मान लीजिए आपके पास में दो रेशियो हैं, एक है ए बी का और एक है सी डी का, और ये आपस में बराबर हो जाए, ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। और यहां पर ये जो इक्वल टू का साइन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं A is to B। इसको कैसे पढ़ते हैं सर, सेम C is to D। इसको कैसे पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं as। तो ये क्या हो गया, A is to B as C is to D। जैसे ये है वैसे ये है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब ये भी अगर समझ में आ गई तो ये क्या है भैया, प्रपोर्शन की बात हो गई कि भैया प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रपोर्शन के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है पता है, हाँ सर पता है। तो अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो गए तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब जैसे यहां पर ये जो है ये क्या है सर, ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है ना, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्रपोर्शन में हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दो का रेशियो और आखिरी दो का रेशियो आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, A/B और C/D उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हो। इसको B/A करोगे तो ये D/C हो जाएगा। अभी भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। अब मान लीजिए सर आपके पास में 3 नंबर हैं A, B और C। ये अगर प्रपोर्शन में है इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि A/B का जो रेशियो होगा और B/C का जो रेशियो होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है सर, फर्स्ट प्रपोर्शन, ये क्या है सर, थर्ड प्रपोर्शन, ये क्या है सर, सेकंड प्रपोर्शन, और साथ ही साथ इसको अपन क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या आएगा, B² = AC, या मैं B = लिख सकता हूं √AC। बात समझ में आ गई। तो ABC में क्या रिलेशन होता है, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए ये A/B है ना, और ये C/D है। ठीक है, ये क्या है आपका, C/D है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि A/B और इसको लिखूं C/D और ऐसे लिख दूं, तो यहां पर ये A और D को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। और यहां पर B और C को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो यानी कि A और D का जो प्रोडक्ट होगा और B और C का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, हाँ सर बराबर होगा। तो यहां पर ये जो कोने वाले होते हैं, ये जो कोने वाले होते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है सर, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। ठीक है सर। और ये जो बीच वाले होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, मीन्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, मीन्स। यानी कि ये जो कोने वाले हैं इनका जो प्रोडक्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज होती हैं। रेशियो की प्रॉपर्टीज होती है जैसे ये a अपॉन बी है ना, ये रेशियो है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, a और b आपस में को प्राइम है। तो अगर आप यहां पर सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्चुअली में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो उसका जो रेशियो आपस में वो क्या है, 1 ही तो होगा। x अपॉन x क्या होगा, 1 होगा। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने से क्या वो चेंज हो जाता है? नहीं सर, वो तो वही का वही रहता है। तो ये दिखाई तो देगा ऐसे, ये आपको दिखाई तो देगा ऐसे, बट ये जो चीज है और ये जो चीज है ये आपस में क्या है, बराबर है। कैसे? जैसे 1/2 लिखा है यहां पर, हाँ सर। तो अगर मैं यहां पर दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, 2/4। अब ये जो 2/4 है और ये जो 1/2 है, ये आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं, ये रहेगा तो वही, बस दिखाई देगा थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। तो ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग जैसा, बट है ये सेम ही चीज। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी कि किसी भी रेशियो में आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये a अपॉन बी लिखा हुआ है। अब अगर मैं न्यूमरेटर को किसी क्वांटिटी से और डिनोमिनेटर को भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या रेशियो में चेंज आएगा? नहीं आएगा, ये अभी भी रहेगा तो वैसा का वैसा ही। हाँ, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 3/6 है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करूं तो यहां पर क्या होगा, 3/3, यहां पर हो जाएगा 6/3। तो ये अभी भी क्या है, ये यही चीज है। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक्चुअली में 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है सर। यानी कि किसी भी रेशियो में आप सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में 10 है, आपके पास में 12 है और आपके पास में 20 है। इसको समझना, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। अगर मैं 10 और 12 का आपस में रेशियो निकालने की कोशिश करूं, ठीक है ना, और अगर मैं 10 और 20 का आपस में रेशियो निकालने की कोशिश करूं, 10 और 20 का आपस में रेशियो निकालने की कोशिश करूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 5 और 2 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 1 10 2 हो जाएगा। अब आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि यहां जो 5 है और यहां जो 1 है, ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट वो यहां पर 5 बन रहा है और यहां पर 1 बन रहा है। क्यों? अरे सर, आप 10 का कंपैरिजन 12 के साथ कर रहे हो और यहां पर 20 के साथ कर रहे हो। अब यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो अलग अलग होगा ना, हाँ ना। अरे भैया, अब ये 2 से जाएगा दोनों, बट ये 5 बार में, ये 6 बार में। ये 10 से जाएंगे दोनों, बट ये 1 बार में, 2 बार में। मगर ये 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 10 को। ये 5 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 10 को। अच्छा अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, इससे सर फायदा क्या होगा, अगर ये समझ गए, मान लिया समझ गए, इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो। मान लो आपके पास में AB का रेशियो दिया है 1:2 और BC का रेशियो दिया है आपको फॉर एग्जाम्पल 3:4, 3:4, और आपसे बोल रहा है कि बताओ A, B और C का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना। तो इसके और भी तरीके हैं, बट जो तरीका भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उससे रिलेट करके इसको बता रहा हूं। अब जैसे A और B का जो रेशियो है वो 1:2 है, हाँ सर लिख दिया। B और C का कितना है सर, 3:4 है, हाँ सर लिख दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2 है ये भी B को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर। ये जो 3 है ये भी B को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर। तो ये है तो एक ही नंबर, B तो कोई एक नंबर होगा, हाँ या ना। बट B का जब मैं कंपैरिजन A के साथ कर रहा हूं तो वो 2 बार में जा रहा है, और B को अगर मैं C के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो 3 बार में जा रहा है। जैसे कि 10 का 12 के साथ और 10 का 20 के साथ रिलेशन था, समझ में आया? हाँ, तो ये दोनों है तो सेम ही ना, हाँ सर सेम ही है। तो क्या करें, इसको सेम बना दो। कैसे सेम बना दो, 2 और 3 को सेम बनाना है, क्या करें, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 से, यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, जब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और ये कितना हो जाएगा 8। तो आपने ABC का कंबाइंड रेशियो निकाल दिया। ABC का क्या निकाल दिया, कंबाइंड रेशियो निकाल दिया। आपके पास AB का था, BC का था, आपने ABC का निकाल दिया। बात समझ में आ गई? हाँ सर। कैसे निकाला ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब यहां पर एक और चीज देखो, मान लो सिर्फ सवाल में इतनी सी चीज दी गई हो, मान लो सवाल में सिर्फ इतनी सी चीज दी गई हो, तो क्या हमें इसको सॉल्व करना चाहिए? नहीं सर। हमसे अगर यही मांग रहा है, सिर्फ ये देकर ये मांग रहा है, तो क्या हमें सॉल्व करना चाहिए? नहीं सर। क्यों, देखते हैं। जैसे
आपको सवाल में दिया क्या गया है कि ए और बी का रेशियो 1:2 है। तो आप देखो ऑप्शन में ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ए और बी के बीच में 1:2 बन रहा है। देखो 3 और 6 मतलब 1:2 ही बन रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे सर अभी आपने बताया ना कि अगर आप किसी भी रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो दिखने लगेगा अलग अलग, बट वो रहेगा तो वही। हाँ हाँ हाँ, अभी बताया आपने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो बीसी का रेशियो कितना है? 3:4 का है। तो क्या इसका 3:4 का रेशियो बन रहा है? हाँ, 2 3 2 4 सही तो है। हाँ, तो बस हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ सवाल इतना सा ही है तो हम उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम उसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के आगे बढ़ जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे किसी सवाल में आपके लिए बेस का काम करेगा। सवाल में कुछ और पूछा जाएगा बट उसके लिए आपको ये निकालना आना चाहिए, तो इसलिए इसको सिखा दिया। अब इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। तो मैंने कहा यहां पर अगर ए बी सी का मुझे रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा 1:2 है, लिख दिया 1:2। यहां पर कितना है? 3:4 है, यहां पर लिख दिया 3:4। अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर इसके पहले जगह खाली है, इसके बाद जगह खाली है। तो अगर इसके बाद जगह खाली है तो इसको कट कॉपी पेस्ट कर दो, इसके पहले अगर जगह खाली तो कट कॉपी पेस्ट कर दो, और अब इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 3, ये क्या बन जाएगा? 6, और ये क्या बन जाएगा? 8। बस यही आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि सेम आ रहा है। जो कि कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, बट प्रोसेस दोनों की क्या है? अलग अलग है। कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी है? मैंने बोला कि यहाँ पर 1:2 लिखा था, यहाँ 3:4 लिखा था। 2 के बगल में 2 लिख दो, 3 के पहले 3 लिख दो, ठीक है। जो भी बगल में है और वो खाली जगह है तो उसके बगल वाले से इसको भर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया? ठीक है सर, आ गया सर। अब बात करते हैं एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वेरिएशन, ठीक है। क्या है वो? आपका वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है सर? वेरिएशन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? चेंज होना, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, सिंगर्स को बोलते हैं आपकी आवाज में थोड़ा सा वेरिएशन लेके आइए, है ना। या किसी चीज में अगर हमें मतलब वेरिएशन लेके आना है, अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वेरी का मतलब होता है चेंज होना, है ना, चेंज होना, ठीक है सर। तो वेरिएशन जो है, इस पर सवाल क्या आ सकता है? तो इसमें एक चीज है कि मान लीजिए आपके पास में 2 क्वांटिटीज हैं ए और बी, आपके पास में 2 क्वांटिटीज हैं ए और बी। अब इनके बीच में 2 टाइप का रिलेशन हो सकता है, 2 टाइप का रिलेशन हो सकता है। तो एक हो सकता है इसमें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक हो सकता है इसमें कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जिस टाइप का चेंज आएगा उसी टाइप का चेंज यहां भी आएगा। मतलब ये कि अगर इसमें इंक्रीज हो रहा होगा तो इसमें भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें डिक्रीज हो रहा होगा तो इसमें भी डिक्रीज होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। सेम टाइप का होगा, अमाउंट वाइज नहीं बोल सकते, बट सेम टाइप का होगा। हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा तो इसमें भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इंक्रीज पर इंक्रीज आएगा और डिक्रीज पर डिक्रीज आएगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसमें जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, वो सेम नेचर का आ रहा है। ठीक है सर। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे है। तो अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो समझो ये चीज अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो अगर बी इंक्रीज हो रहा तो ये फ्रैक्शन तो डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ, जैसे ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, 2 से 3 हो रहा है, बट ये पूरा फ्रैक्शन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.33। तो क्या ये डिक्रीज नहीं हुआ? हाँ सर डिक्रीज हुआ। तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है, भले इसका जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो है, तो होता ही है, अगर बेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब करना क्या है, कैसे करना है? देखो, अब यहां पर ये जो बी है, ये अगर आपका इंक्रीज होगा, ये आपका अगर इंक्रीज होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन जो कि ए के बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, या एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहां पर उल्टा पुल्टा होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या इनवर्स वेरिएशन। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, या इनडायरेक्ट वेरिएशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब हम यहां पर करते क्या है, हम यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाते हैं। इसको जब हटाते हैं तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ठीक है सर। अच्छा, उसी तरह से इसको हम यहां से हटाते हैं, यहां पर इस ये वाले साइन को हम हटाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आ जाएगा,
और ये कुछ एक रिलेशन बन जाएगा, यहां पर एक रिलेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन देगा आपको, उस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम यहां पर इस k की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लो k की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 2b, यानी a जो है वो b का क्या है, ट्वाइस है, b जो है वो a का क्या है, आधा है। तो यहां पर एक रिलेशन बन गया, ठीक है। उसी तरह से यहां पे हम कंडीशन लगा के k की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां भी पुट करेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके आगे की जो बात है वो हम सवालों के थ्रू समझेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज यहां से क्लियर करते हैं, ठीक है, ये चीज हम यहां से क्लियर करते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एज ए टूल हम यहां पर इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सको। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास में दो रेशियो हैं, आपके पास में दो रेशियो हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इन दो रेशियो को बराबर करते हो तो ये आपस में क्या हो गए सर, प्रोपोर्शन हो गए। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर एक बार आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ कुछ ऐड कर रहे हो, वो ऐड करने वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो क्या है सर, वो 1 है। तो मैंने यहां पर 1 ऐड किया। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या ये आपस में अभी भी बराबर होंगे? हाँ सर, आपस में अभी भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम क्वांटिटी थी। हाँ, उसमें जो आपने ऐड किया वो भी सेम क्वांटिटी थी। हाँ ठीक है सर, तो ये आपस में बराबर होंगे। हाँ सर, आपस में बराबर होंगे। बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन बी, और इसको लिख सकते हैं c प्लस डी अपॉन डी। तो ये हमारे पास में एक चीज आ गई। अब इसी चीज में अगर हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सेम क्वांटिटी 1 होनी चाहिए। तो हमने बोला a अपॉन बी है, c अपॉन डी है, ये आपस में बराबर है। बट इसमें से हमने एक कम किया, इसमें से भी एक कम किया। अब दोनों आपस में बराबर थे और दोनों में से सेम क्वांटिटी आपने माइनस की, तो क्या अभी भी बराबर होंगे? हाँ सर, बराबर तो होंगे। तो ये क्या दिखाई देगा, a माइनस बी अपॉन बी। ये क्या दिखाई देगा, c माइनस डी अपॉन डी। अब अगर हम इसका रेशियो ले लें, किसका, इसका और इसका रेशियो ले लें, तो ये कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इस पूरी क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर दूं, तो क्या ये आपको ऐसे दिखाई देगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी दिखाई देगा। क्यों सर? क्योंकि b और d जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर, समझ में आया। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो रेशियो ही आएगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर आपके पास में दो रेशियोज हैं जो कि आपस में प्रोपोर्शन में हैं, अगर आप उस पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करोगे तो ये चीज आपको ऐसे दिखाई देने लगेगी। अब हम इसका डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, है ना। हम इसको ऐसे अप्लाई करके पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मेन सवाल हमारा ये नहीं है, मेन सवाल तो कुछ और है। ठीक है ना। तो अब हम इसको अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। मैं ये बोलूंगा, ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये बोलूंगा कि यहां पर एक बार क्या करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिख दो। मैंने कहा a प्लस बी, ठीक है। एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके नीचे लिख दो। ठीक है सर, a माइनस बी। अब जो यहां किया वो वहां भी करो। मैंने कहा ठीक है, c प्लस डी और c माइनस डी, और जो भी चीज आएगी वो आपस में बराबर होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, है ना। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल x अपॉन वाई दिखाई दे रहा है और हम इसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बनाना चाहते हैं, हो सकता है कोई कंडीशन हो जहां पर मुझे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की जरूरत पड़े, तो मैं अगर इस चीज पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो ये बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। अब ये लिखा है, मान लो ये लिखा है 3/2, ये लिखा है आपका 3/2। अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, और ये बन जाएगा नीचे x माइनस वाई, और ये बन जाएगा 3 प्लस 2 5, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1। तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो अगर आप ये चीज यहां पर डायरेक्टली लगाना चाहते हो, आपको आवश्यकता पड़ रही है कि मुझे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई चाहिए, तो आप इस पे डायरेक्टली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सीधे लगा दो। आप इस तरह से मत करना बेवकूफी, आप सीधे कर देना। ठीक है, जो चीज यहां कर रहे हो वो चीज यहां भी करना। ठीक है सर, हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बात ये आती है सर, बात ये आती है कि मान लीजिए आपके पास में x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5/3 दिया है। आपको जरूरत है x अपॉन वाई की, आपको जरूरत है x अपॉन वाई की, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा देखो, इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और सर अभी आपने बताया कि इस पे अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो तो ये आ जाता है।
अच्छा, वाइस वर्सा होता है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। अब होगा कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर, 2x। समझ में आया, x प्लस वाई को x माइनस वाई में ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2x। और x प्लस वाई में से अगर x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा, 2y। अब ये 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, ठीक है सर। यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई जो है वो आपके पास में 4:1 है। हाँ सर, तो आपको यही चाहिए था, ये आ गया, है ना, यही चाहिए था, ये आ गया। तो अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली करो और x और y का रेशियो निकाल लो। अब आप लोग करते क्या हो मैं आपको बताता हूं। आप लोग क्या करते हो, आप यहां पर 3 मल्टीप्लाई करते हो और यहां पर 5 मल्टीप्लाई करते हो, तो ये बन जाता है आपका 3x, ये बन जाता है आपका 3y, ये बन जाता है आपका 5x, ये बन जाता है माइनस का 5y। अब 3x इसके पास जाता है तो ये बन जाता है 2x, 5y इसके पास आता है तो ये हो जाता है 8y। और यहां पर अगर आपको x अपॉन वाई चाहिए तो आप लिखते हो 8/2 यानी कि 4/1। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको मिलेगा तो उतना ही ना, क्यों कर रहे हैं इतना, जब हमें चाहिए वही तो हम उसको कैसे जल्दी पा सकते हैं। सपना पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है तो उसके तरीके अच्छे होने चाहिए ना, क्यों अपन लेंदी तरीके करेंगे। समझ में आया, ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब अपन करते हैं सवाल, क्या आप तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, अगर आपको सिर्फ इतना समझ में आ गया तो आप रेशो के सारे सवाल आप फोड़ दोगे। बस इतना सा आपको नॉलेज होना चाहिए था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी सी नॉलेज आपको थी, अगर इतनी सी नॉलेज है आपको तो आप रेशो के सारे सवाल, विश्वास करो, सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे बोल रहा है कि ए बी का रेशियो है आपके पास, बीसी का रेशियो है, सीडी का रेशियो है, डीई का रेशियो है। बड़ा सवाल दे दिया मैंने आपको पहली बार में, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा। तो ए बी का है, बीसी का है, सीडी का है, डीई का है, आपको ए बी सी डी ई का रेशियो पूछा जा रहा है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर यह समझो कि सर अगर हमको इसको करना ही है, मान लो पहले तो आपने बताया था कि करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको करना ही है तो कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ मान लो ये अपने पास लिखा हुआ है A:B:C:D:E, ठीक है। अच्छा, अब ए बी क्या है भैया, 1 और 2 का रेशियो भैया, और इसका कितना भैया 3 और 4 का है, ओके भैया। और इसका कितना भैया 6 और 9 का है, ओके भैया। और यहाँ पर कितना है 12 और 16 का है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी करवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भैया सर को तो आता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया था खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इसके आगे जगह खाली है, कितनी जगह खाली है, 3 जगह खाली। तो इसके आगे ये चला जाएगा 2 2 2, ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके आगे ये चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 4 4, ठीक है सर। इसके आगे चला जाएगा कितना 9, ठीक है सर। अब इसके आगे जगह खाली है तो इसके आगे क्या आएगा सर 3, इसके आगे क्या आएगा सर 6, इसके आगे क्या आएगा सर 12, है ना। इसके आगे क्या आएगा 12, ठीक है सर, 12 हो गया सर, हाँ सर हो गया। आप क्या करेंगे सर, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो 3 × 6 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 × 12, ठीक है सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे 36 × 12, ठीक है सर। यहाँ पर लिखेंगे 48 × 12, ठीक है सर, 48 × 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे 72 × 12, 72 × 12। यहाँ क्या लिखेंगे सर 4 2 8, 8 9 72 × 16, तो 72 × 16, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब हमने देखा 12 12 12 12 और यहाँ से 12 से 6 बार जाएगा, ये कैन हो गया, हाँ सर हो गया। आप क्या कर सकते हैं सर, आप कुछ और भी जीवन में करना तो पड़ेगा। क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर ये जो 6 है ये जाएगा, हाँ सर जाएगा। इसको क्या बना देगा सर, ये 12 बना देगा, हाँ सर बना देगा। इसको क्या बना देगा सर 8 बना देगा, हाँ सर 8 बना देगा। इसको 6 बना देगा, हाँ सर 6 बना देगा। इसको 3 बना देगा, हाँ सर 3 बना देगा। तो यहाँ पर कितना बचा सर 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा सर 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा सर 8 बचा, यहाँ पर क्या बचा सर 12 बचा, और यहाँ पर क्या बचा सर 16 बचा। तो आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, यानी कि ये वाला जो है ये आपका सही ऑप्शन है, ये वाला आपका क्या है सही ऑप्शन है। अब ये तो हो गई सर करने की बात, बट हम करेंगे क्यों,
हम करेंगे क्यों? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? है ना, करेंगे तो जरूर, बट करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, मैंने बोला कि अगर सवाल में इतना दिया और ये पूछ रहा है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे भी ये देखो कि ए और बी का रेशियो कितना है, 1:2 का। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और बी का रेशियो 1:2 का, यानी कि पहले दो नंबर्स का रेशियो 1:2 का होना चाहिए। बस आपको ये देखना था। मैंने कहा यहां पर 1:2 का बन रहा है, हाँ सर। यहां पर 1:3 का बन रहा है, यहां पर 3:4 का बन रहा है, यहां पर 1:2 का बन रहा है ना? ठीक है सर। यानी कि यहां पर हमारे पास में ऐसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जहां पर हमारे पास 1:2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम देखेंगे बीसी का रेशियो कितना है सर, 3:4 का। तो बीसी का रेशियो 3:4 का होना चाहिए, यानी कि इनका रेशियो आपको देखना था, है ना? यहां तो देखेंगे नहीं, ये तो पूरा ऑप्शन वैसे चला गया। तो यहां पर तो कितना है सर, 2 2 2 3, तो ये तो 2 3 का रेशियो है, तो ये भी चला गया। तो अब बचा कौन सा, ये वाला। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहां पर 2 3 2 4, हाँ सही हो गया। फिर यहां पर कितना है, 6 और 9 का। 6 और 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं। 3 2 3 3, हाँ ठीक है सर। तो यहां पर क्या है, 4 2 4 3, अरे सही। और यहां पर डी का क्या है, 12 16, तो 12 16 तो लिखा है, सही है। इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो मेरा टाइम क्या हो गया, बच गया। समझ में आया? टाइम क्या हो गया, बच गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल मैंने आपको बताया, फिर इसमें सर वेरिएशन क्या होगा? आपने तो बता दिया, अब तो जीवन खत्म हो गया। नहीं, इसमें क्या वेरिएशन आ सकते हैं, फिर उसको कैसे डील करना है वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर ए बी का रेशियो, बीसी का रेशियो, सीडी का रेशियो। आपसे मांग रहा है एबीसीडी का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैंने ए बी को उठाया, ये कितना है सर, 1/2, और ये कितना है सर, 3/8 उठा लिया सर। अब हम क्या करें, यहां पर 8 को भेज दो, यहां पर 2 को भेज दो, तो ये 8:6 होगा, या तो हम इसको लिख सकते हैं 4:3। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8:6 या तो 4:3 बन रहा है। मैंने कहा सर ये तो नहीं बन रहा, ये तो 6:8 उल्टा बन रहा है। यहां पर 8:6 बन रहा है, यहां पर 4:6 बन रहा है। 4:3 बनता तो काम चलता। तो यानी कि यहां पर हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आपका ध्यान है नन ऑफ दीज पर, भी जा रहा है। तो नन ऑफ दीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको अगर आपको बिल्कुल चेक ही करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां बोल सकते हो कि सर बीसी का रेशियो कितना है, तो वो आप बोलोगे 1/3 और 5/9 बोलोगे, हाँ सर बोलेंगे। अब यहां पर अगर हम 9 को इधर भेज दें और 3 को इधर भेज दें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ सर। तो 3 3 और 3 5, तो 3 और 5 का रेशियो होना चाहिए, हाँ सर। अब आप देख लो, 2 3 2 5, बन गया सर। यही मेरा जवाब है, यही मेरा आंसर है। बाकी भी चेक कर सकते हो आप, है ना। बाकी आप चाहो तो सीडी भी चेक कर लो, बट इतना विश्वास रखो कि इतने में अगर आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, वही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर सवाल में लिखा है कि अगर 3/5 टाइम्स ऑफ पी, 7/2 टाइम्स ऑफ Q और 7/5 टाइम्स ऑफ R आपस में बराबर है, तो PQR का रेशियो बता दो, है ना। PQR का रेशियो बता दो। तो कैसे निकालोगे PQR का रेशियो, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि सर 3/5 टाइम्स ऑफ P है और 7/2 टाइम्स ऑफ Q है। अगर मैं इस P के नीचे इस Q को लेके आता हूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 7/2 के नीचे कितना हो जाएगा सर, 3/5 हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये एक्चुअली में 7/2 है, ये 5 उचक के ऊपर जाएगा, 3 नीचे है। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, 35/6। 35/6 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, हाँ। और कुछ छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो P और Q का रेशियो 35:6 होना चाहिए। तो 35:6 तो मुझे यहां पर दिख रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन है, यही मेरा सही जवाब है। ठीक है, डरना नहीं है। बाकी आप और भी चेक कर सकते हो, है ना, अगर आपको नन ऑफ दिस से डर लगता है तो। बट आप यहां भी इतने पे भी आंसर मार करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर यहां पर आपके पास में आ गया कि A:B + C आपको 3/10 दिया है, B:A + C आपको 5/8 दिया है। आपसे बोल रहा है कि ABC का रेशियो बताओ। कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को, ध्यान से देखो। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, मैंने लिखा सर, यहां पर लिखा A/B + C और यहां पर लिखा हुआ है आपका B/A + C। ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, आपको A:B:C चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 3/10 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5/8। अब यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो। मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत काम आएगी आपको ये।
और ये आपको यहाँ के साथ साथ मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या करना का मतलब है मेरा कि देखो ये जो ऊपर और जो नीचे लिखा है ना, इसका टोटल कितना है, ए बी सी का सम। हाँ सर, ये जो ऊपर और नीचे लिखा है ये क्या है सर, ये भी ए बी सी का सम। अच्छा, तो यहां भी ऊपर और नीचे का सम, यहां भी ऊपर और नीचे का सम सेम है क्या, हाँ ए बी सी का सम ही है। हाँ अच्छा, अच्छा एक चीज बताओ, ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट उनकी टोटल वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है सर। तो यहां पर ऊपर और नीचे का सम कितना है 13, यहां भी कितना है 13। तो अगर ये सेम सेम हो गया तो फिर हमारा जीवन आसान हो गया। कैसे हो गया सर हमारा जीवन आसान, फिर जिसके सामने जो लिखा है वो उसकी वैल्यू है, जिसके सामने जो लिखा है वो उसकी क्या है, वैल्यू है। यानी ए के सामने क्या लिखा है 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। बी के सामने क्या लिखा है सर 5, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अच्छा एक चीज बताओ, इनका सम कितना है 13, तो 5 और 3 तो 8 हो गया ना, तो बचा कितना 5। यानी कि ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3 5 5, 3 5 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आया, क्लियर से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नोज, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर बात आती है कि सर मान लीजिए इनका टोटल सेम नहीं होता, फिर सर अगर सेम नहीं होता तो फिर सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये हटाया सवाल अपन ने, अब सवाल क्या आ गया आपके पास में कि a अपॉन बी प्लस सी है, c अपॉन ए प्लस बी है, आपको b अपॉन ए प्लस सी चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोला a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/3 या 1:3। c अपॉन a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है सर आपके पास में 5:7, और आपको बताना है b अपॉन ए प्लस सी, b अपॉन ए प्लस सी। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि सर आप यहां देखो पहले तो, यहां देखो पहले तो, यहां पर इन दोनों का जो टोटल है ऊपर और नीचे का, क्या वो ए बी सी का सम है, हाँ। यहां पर भी क्या ए बी सी का सम है, हाँ। तो अगर यहां पर और यहां पर ऊपर नीचे ए बी सी का सम आ रहा है तो यहां पर भी इनका जो टोटल है और इनका जो टोटल है वो सेम आना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। इंडिविजुअल वैल्यू कितनी भी हो बट ए बी सी का सम तो सेम आना चाहिए ना, हाँ सर। अब जैसे कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे a को मान लो k, तो b प्लस सी कितना होगा 3k, तो k और 3k का सम कितना हो गया, कितना हो गया 4k। बट यहां पर कितना है 5k और 7k 12k, तो 4k और 12k सेम है क्या, नहीं 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 नहीं। तो सेम बनाओ, कैसे बनाएंगे सर, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 को 12 कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहां पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, अरे सर आपने आज बताया था, ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, हाँ सर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा सर 3/9 बन जाएगा। अब इसका भी टोटल 12 है, इसका भी टोटल 12 है। तो अब सर ने बताए थे कि भैया जिसके सामने जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है, यानी ए के सामने कौन है 3 है, तो ए के सामने आपका कितना हो गया 3 है। तो ए बी सी यहां पे लिखते हैं, ए 3 हो गया आपके पास। सी के सामने क्या है सर 5 है, तो सी कितना हो गया सर आपका 5 हो गया सर। अच्छा सर ठीक है सर। 9 और 3 कितना हो गया सर 12, 5 और 3 कितना हो गया सर 8, 8 और 12 का डिफरेंस कितना होगा सर 4, ये 4 आ गया सर, ठीक है सर। अब यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दी 4, और ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी कितना आएगा सर 8, तो इसी का रेशियो मांग रहा था जो कि कितना आएगा सर 1/2। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर भैया, फर्स्ट ऑप्शन 1/2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत बड़े भैया, बड़े भैया कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है भैया, सिंपल सिंपल सिंपल। चलें आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। ये हो गया सर आपका जीवन आसान। अब यहां पर सवाल आ गया आपके पास में कि x और y के पास में कुल 2235 रुपए हैं, x की राशि का 11/12 जो है, ठीक है, अगर करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो वैल्यू y के अमाउंट का 6/7 जब करेंगे तो जो मिलेगा वो वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, ठीक है ना। मतलब x और y के पास में कुल मिलाकर 2235 रुपए हैं, x के पास जो अमाउंट है उसका 11/12 और y के पास जो अमाउंट है उसका 6/7 करने पर जो वैल्यू आती है दोनों केसेस में वो आपस में बराबर है। आपसे बोल रहा है कि हाउ मच अमाउंट डज x हैव, आपके पास बोल रहा है कि x के पास क्या है ना, x के पास में कितना अमाउंट है 2235 में से। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सर यहां पर x और y का जो सम है वो कितना है सर 2235 है, वो कितना है सर 2235 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया आपका ऐसा कुछ। अब आपसे क्या बोल रहा है कि x के पास जो भी पैसा है उसका आप 11/12 कर दो, y के पास में जो भी पैसा है उसका आप 6/7 कर दो, और ये आपस में क्या है सर, ये आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है सर बराबर है, ठीक है सर, आपस में बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर।
अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखते हैं, अब क्या करेंगे ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा यहां पर कि अगर मैं x अपॉन वाई निकालने की कोशिश करूं तो ये 6/7 है, हाँ सर, और ये 11/12 है, ठीक है सर। तो ये 6/7 को ऐसे लिख दिया, अब ये 12 उचक के ऊपर जाएगा, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 72/77 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब यहां पर आने के बाद आपके पास दो तरीके हैं। पहला बच्चों वाला तरीका ये है कि आप मान लो कि x की वैल्यू कितनी है, आप मान लो कि x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू है आपके पास में 72 के, और y की जो वैल्यू है वो आप मान लो कि आपके पास है 77 के। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि x प्लस वाई जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 149 के, 149 के, और 149 के जो है वो एक्चुअली में कितना है, 2235 है, वो एक्चुअली में कितना है, 2235 है, ठीक है सर। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी सर, मान लीजिए 15 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 15 आएगी। अच्छा, अगर k की वैल्यू 15 आएगी तो आपको करना क्या है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x को आपने क्या माना था, 72 के माना था। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो 72 इंटू 15 करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा सर, 1080। कैसे आया, 72 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका आधा जोड़ दो इसके अंदर, अब जो आ जाता है उसको 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उस नंबर में उसका आधा जोड़कर जो रिजल्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो आपके x की अमाउंट पूछ रहा था, तो x का अमाउंट कितना है सर, 1080 है। x का अमाउंट कितना है सर, 1080 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर हम क्या कर सकते थे और बेटर, वो देख लेते हैं। जैसे ही आपको यहां पर x और y का रेशियो मिला था, कितना मिला था सर, 72/77। तो आपको बस ये सोचना था कि अगर इसको 72 यूनिट मिला और इसको 77 यूनिट मिला तो इन दोनों को मिलाकर कितना मिला, 149 मिला, बट इन दोनों को मिलाकर तो मिला कितना है, 2235, ठीक है ना। अच्छा सर, तो यहां से 149 यूनिट के लिए 2235 है, तो 1 यूनिट के लिए कितनी होगी, 15। अगर 1 यूनिट के लिए 15 है तो 72 इंटू 15 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1080, और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते थे, यहां पर थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, और इसी लेवल पे आपको आना है, प्रो लेवल पे आपको आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर भैया, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है यहाँ पर, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद नया सवाल देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर कुछ जो बहुत ही सिंपल सवाल जो कि आपको सिर्फ समझाने के लिए रखें कि आप समझ पाओ कि भैया वो जो प्रपोर्शन वाली बात बताई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, मीन प्रपोर्शन वाली बात बताई थी, वो कैसे ऑपरेट होती है सवालों में। तो आपसे बोले व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 9 and 16, ठीक है, 9 and 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो मीन प्रोपोर्शन मांग रहा है, इसका मतलब ये जो है ये A है, ये जो है ये C है, और आपसे B की वैल्यू मांग रहा है। आपसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, B की वैल्यू मांग रहा है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि A, B और C अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A/B जो होता है और B/C जो होता है ये आपस में बराबर होता है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B² AC के बराबर होगा, या B = क्या हो जाएगा, √AC हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ या ना, बताया है, हाँ सर। आपको क्या चाहिए सर, यहाँ पर B चाहिए, और B चाहिए तो B क्या होगा सर, A × C का स्क्वायर रूट होगा। A कितना है सर, 9, ये कितना है सर, इतना, तो यहाँ से कितना आएगा सर, 12 आएगा। या तो 3 और 4 12 ले लो, या तो इसको मल्टीप्लाई करके 144 और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है सर, 12 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल सवाल रखा है ताकि आपको ऑपरेट करना आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 12, 3 and 4। अब 12, 3 और 4 का अगर सेकंड प्रोपोर्शन मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका D है, और सेकंड प्रोपोर्शन यानी कि B आपसे मांग रहा है, B आपसे मांग रहा है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि A/B = क्या होता है, C/D होता है, हाँ सर। तो अगर मुझे B चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, A × D/C, है ना, A × D/C, ठीक है सर। तो A कितना है सर आपके पास में, 12 है। D आपके पास में कितना है सर, 4 है। C आपके पास में कितना है सर, 3 है, ठीक है सर। तो यहां से ये इसको कैंसिल करेगा 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। तो B जो आएगा वो कितना आएगा सर आपका, 16 आएगा। सेकंड प्रोपोर्शन कितना आएगा सर आपका, 16 आएगा। सिंपल, सरल, आसान, इजी, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं भैया, है ना, फटाक से। अब यहां पर बोल रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अगर मांग रहा है, इसका मतलब C, और यहां पर 2 नंबर दिए, इसका मतलब ये A हो गया और ये B हो गया। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि A/B जो होगा वो B/C होगा, हाँ सर होगा। तो हमें तो C चाहिए, तो C कैसे निकलेगा, C निकलेगा आपका B² A से। तो B कितना है सर आपका, B कितना है आपके पास में, 16।
इंटू 16 और ए कितना है सर आपका 12, तो 4 से 3 बार, 4 से 4 बार 64/3, तो यानी कि सी किलो आ जाएगी आपके पास में 64/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई बड़े भैया? आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए रखे थे। अब इसमें आगे कुछ अच्छे सवाल आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल मांग रहा है, अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल मांग रहा है यानी कि डी मांग रहा है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें मालूम है कि 6/10 करने पर जो आएगा और 21/d करने पर जो आएगा वो सेम ही आएगा। हाँ सर, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 21 × 10 अपॉन कितना 6 को मैंने लिखा 2 × 3। ठीक है सर, तो 2 से ये जाएगा 5 बार और 3 से ये जाएगा 7 बार, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो ये आपका आंसर आएगा 35, आपका आंसर भैया 35। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं, तो अब वो सवाल आ चुके हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है कि भैया आपके पास में 4 नंबर्स हैं 63, 71, 80 एंड 90, देन व्हाट शुड बी एडेड इन दीज नंबर्स टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके पास 4 नंबर हैं, आपसे बोल रहे हैं इन चारों नंबरों में हम ऐसा क्या जोड़ दें, हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए। आपस में प्रोपोर्शन में हो जाए का मतलब ये है कि अभी ये जो 63/71 है और 80/90 है, ये आपस में क्या बराबर है क्या? नहीं सर, कहीं से भी नहीं दिख रहे बराबर। अच्छा, तो वही तो कह रहा है वो, वही तो कह रहा है कि इसमें अपन क्या जोड़ दें, इसमें अपन क्या जोड़ दें कि आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शन हो जाए। यानी कि 63 + x, 71 + x, 80 + x और 90 + x करने पर जो भी आएगा वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, हाँ सर। अब यहां पर हमारे पास पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि हम इसको बच्चे की तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, है ना, और अपना जीवन खराब करें, अपना समय खराब करें। तो पहला तरीका तो ये हो गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैनुअल तरीका जो होता है ना, ट्रेडिशनल तरीका जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लो। ठीक है ना, कैसे सर? मतलब आपने इसमें ऑप्शन पुट किया, x किलो मान लो 6, 5, 4, 2 कुछ दी, कोई भी एक ऑप्शन उठाया, यहां पर पुट किया, तो यहां पर पुट करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका रेशो काटापीटी मचाने के बाद वो बराबर बराबर अगर आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, उसके लिए भी आपको ऑप्शन तो सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा। हाँ सर। अब इसका एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है वो है आपका शानदार तरीका। ठीक है, कौन सा तरीका है वो सर? शानदार तरीका है सर। वो कैसे निकालते हैं सर, कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्रोसेस है, प्रोसेस है। देखो यहां पर ध्यान से, मैंने कहा ये चारों नंबर लिख दो, 63, 71, 80 और 90, ये चारों नंबर लिख दिए सर? हाँ सर, लिख दिए। कोई दिक्कत हुई लिखने में आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुई सर, है ना। अब यहां पर ये जो है और ये जो है, इसको अभी अपन बाद में हटा देंगे, इसका यूज नहीं करना अपने को। ठीक है ना। अब करेंगे क्या? देखो, पहले 2 का डिफरेंस निकालो, आखिरी 2 का डिफरेंस निकालो। पहले 2 का डिफरेंस निकाला, आखिरी 2 का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, खत्म, खत्म, आधा जीवन सफल हो गया। आप क्या करेंगे? ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे सर? ध्यान से देखो, आपने बोला सर कि ये दोनों जो क्रॉस लगा इनका यूज नहीं करना है, तो किसका यूज करना है सर आपको? जिस पे क्रॉस नहीं लगा। तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। ये कितना हो गया सर? 630। ये कितना हो गया सर? 640। तो 640 और 630 का डिफरेंस कितना होगा सर? 10। तो यहां पर इस 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 5। और ये जो 1 की वैल्यू है यही हमारा क्या है? x है। यही हमारा क्या है? x है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या है आपका? बी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब क्या है आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या किया मैंने? सबसे पहले तो हम ये तरीका कर सकते हैं जो कि आम बच्चा करता है, नहीं करना है ये, क्यों? क्योंकि टाइम जाएगा। ये तरीका ऑप्शन वाला तरीका है, वो भी आपको टाइम बचा तो सकता है, बट उसमें भी आपको 4 ऑप्शन चेक तो करने पड़ेंगे। अब लकीली मान लो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, या तुक्के से आपने कोई एक ऑप्शन उठाया और वही सेटिस्फाई हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो आपका थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। इस वाले मेथड में क्या होता है ना कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं लाइन से, पहले 2 का डिफरेंस लिखा, आखिरी 2 का डिफरेंस लिखा, डिफरेंस का डिफरेंस लिखा। हाँ सर, अब इसको रुक गए यहां पर, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करना है। ठीक है सर, उसका जो डिफरेंस आएगा वो यहां रख दो। अब यहां से हमें 1 यूनिट किलो निकालनी होती है, 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है ना, वही हमारा क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहां पर ना हमें बोला ऐड करने के लिए, अगर मान लो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ गया तो मैंने कहा सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, इसी से करना है, इसी तरीके से करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार करके देखें। एक सवाल और देखो, यहां पर
ध्यान से देखो, जैसे ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है कि टू मेक प्रोपोर्शनेट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 32, 40 एंड 67, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं लिखा 20, यहां पर लिखा मैंने 32, यहां पर मैंने लिखा 40 और यहां पर लिखा मैंने 67। ठीक है सर, लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। अब यहां पर इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 12, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 27, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 15। ओहो वेरी गुड, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा सर 540, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा सर 480, तो इसका जो डिफरेंस आएगा सर वो कितना आएगा सर 60 आएगा। तो 15 यूनिट के लिए कितनी है 60 है, तो 1 यूनिट के लिए कितनी होगी 4 है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है एक्स होता है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसमें अगर ये मेथड आपको आता है तो फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कभी अगर कोई सवाल इससे एक लेवल ऊपर का आ गया तो वहां पर ये जो मेथड है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर पूछेगा कुछ और, बट उसके लिए आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स की जरूरत पड़ेगी, सबको एक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्स की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्स की जो जरूरत है वो हम कैसे पूरी करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो एक सवाल देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 2, 3, 30 एंड 35 देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि इन 4 नंबर में जब हम x ऐड कर देंगे तो जो नंबर हमें प्राप्त होंगे वो आपस में प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, अच्छा, तो सवाल में क्या x मांगा है, नहीं मांगा। सवाल में ऑप्शन में क्या x की वैल्यू दी है, नहीं दी है। क्या दी गई है, दी गई है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+7 एंड x-2। आपको x+7 और x-2 इन दो टर्म्स के बीच का मीन प्रोपोर्शन बताना है। अब यहां पर समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान से देखो, मान लो ये जो क्वांटिटी है ये a है और ये जो क्वांटिटी है ये c है। आपको निकालना क्या है, आपको b निकालना है। b तो होगा a और c का मेन प्रोपोर्शन, तो आपको b निकालना है, यानी कि आपको a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट लेना है उसका। अच्छा, तो a और c मतलब कि x+7 और x-2, उसके लिए आपको क्या चाहिए, x चाहिए। हाँ सर, x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा सर यहां पर 2, 3, 30 और 35। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां से इसको हटा देंगे, यहां से इसको हटा देंगे। इसका डिफरेंस कितना है सर 1, इसका डिफरेंस कितना है सर 5, इसका डिफरेंस कितना है सर 4। रुक गए, हाँ सर रुक गए। ये कितना है सर 10, ये कितना है सर 30, डिफरेंस कितना आएगा सर 20, तो यहां पर आ गया सर 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। ये जो 1 की वैल्यू है यही तो हमारा क्या है x है, यही तो हमारा क्या है x है। अगर x हमारे पास आ चुका है तो ये कितना होगा 12, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर 12, और ये x अगर 5 है तो 5 में से दोगे तो कितना आएगा 3। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये कितना आएगा सर 6 आएगा। ये कितना आएगा सर 6 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर 6 है। आपका जो आंसर है वो कितना है सर आपका 6 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, एक बार देखो इसको अच्छे से। चलिए भैया, तो ये तो हो गया सर, ये तो जीवन आसान हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास में, है ना, ये सवाल आ गया आपके पास में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x और y का रेशियो जो है ना वो 2:1 है। आपसे बोल रहा है कि बताओ x² - y², x² + y² का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा था उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मैंने ये बोला कि मेरे पास में x/y जो है वो कितना है सर, वो मेरे पास में 2:1 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए x² y²। ठीक है सर, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ क्या कर दी सर स्क्वायरिंग कर दी। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। हाँ सर, अब अगर मैं इसके ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या होता है सर, कि ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करके ऊपर लिख दो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दो। मैंने कहा वो चीज यहां भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। बट क्या सर हमको यही चाहिए, नहीं, हमें इसका उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, हमें ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, यानी इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 3/5 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया 3/5 आ जाएगा। सिंपल है, सरल है, इजी है। ठीक है सर, तो आपने देखा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपने डायरेक्टली अप्लाई किया तो आपका कितना टाइम बच गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पर क्या बोला है कि a³ + b³ अपॉन a³ - b³ आपके पास है 133/117। आपसे बोला है फाइंड a/b। आपको a/b की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे।
तो मैंने कहा यहां पर कि सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया गया है कितना 133/117। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि सर x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर है और इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाता है, x अपॉन वाई बन जाता है। याद है आपको? उसी तरह से ये मान लो x प्लस वाई और ये x माइनस वाई है, तो ये बनेगा सर x अपॉन वाई। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। यही चीज यहां भी करेंगे तो ये कितना आएगा सर 250 है ना, ये कितना आ जाएगा 250 और ये कितना आ जाएगा सर 16। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जीवन आसान है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कैंसिल करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये बनेगा 125 और ये बनेगा 8। 125 और 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 5 और 2 का ये क्या है, होल क्यूब है। हाँ सर, तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि a अपॉन बी का होल क्यूब है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 5 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं कि a अपॉन बी जो है वो एक्चुअली में कितना है, वो एक्चुअली में 5/2 है। और यही आपको निकालना था, जी हाँ यही आपको निकालना था। तो ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए। ठीक है, किसी भी तरह की है तो बताइए। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल इसी टाइप के देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या आ गया आपके पास में कि भैया p जो है वो है 4xy अपॉन x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। ठीक है, तो एक्चुअली में जगह बना लेते हैं और देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया है सवाल में, हमारे पास दिया p इज इक्वल टू 4xy और नीचे कितना लिखा हुआ है x प्लस वाई। अब मुझे तो p प्लस 2x चाहिए। अब देखो अगर आपके पास में x अपॉन वाई है तभी तो इस पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा के आप इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई बना सकते हो ना, हाँ या ना। तो आपके पास पहले x अपॉन वाई तो होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला अगर मैं यहां से 2x निकाल लूं तो 2x इसके नीचे भेज देता हूं तो ये p अपॉन 2x हो जाएगा। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा सर 2y और ये हो जाएगा सर x प्लस वाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो ये चीज आपको कैसे दिखाई देगी, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x। उसी तरह से ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 2y और y कितना हो जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y। और यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो 2y में से y गया तो कितना बचेगा y और ये हो जाएगा माइनस का x। तो ये आपके पास में एक रिजल्ट आ चुका। ठीक है सर, उसी में अगर मैं इसमें 2y निकाल के इसके नीचे भेजता तो ये हो जाता है p अपॉन 2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है 2x अपॉन x प्लस वाई। अब अगर इस पे मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो ये क्या दिखाई देगा, p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर आपका 3x प्लस वाई। ऐड कर रहे हैं तो 2x और x 3x प्लस वाई, माइनस करेंगे तो 2x में से x जाएगा तो x माइनस वाई। तो ये अपने पास एक और रिजल्ट आ गया। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, इस क्वांटिटी को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर बोला कि इन दोनों का जो बेस है ना वो एक जैसा दिख रहा है, लगभग एक जैसा दिख रहा है, बट यहां पर x माइनस वाई, यहां पर y माइनस एक्स है। तो उसको अगर मैंने x माइनस वाई बना दिया तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो वो माइनस साइन मैंने ऊपर दे दिया। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये हो गया x माइनस वाई, माइनस साइन मैंने ऊपर दे दिया तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 3y। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे सर, यहां पर प्लस कर रहे हैं, नीचे यहां पर तो x माइनस वाई है ही, ऊपर कितना आएगा सर 3x और यहां पर क्या आ जाएगा y। ठीक है सर, अब इन दोनों का बेस जो है वो सेम है, इन दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो बेस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा, उसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो ऊपर क्या क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है सर आपका माइनस का x माइनस का 3y प्लस का 3x और प्लस का y। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर मैं 3x में से x को घटा दूंगा तो कितना बचेगा 2x और माइनस 3y और प्लस y कितना हो जाएगा माइनस का 2y। तो यहां से 2 कॉमन निकाला और यहां पर नीचे x माइनस वाई लिखा
तो ये जो है ये हमारे बीच अब नहीं रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 2 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है 2। इस सवाल का सही उत्तर क्या है भैया, 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? वैसे तो इस तरह के सवालों में अक्सर 2 आ जाता है आंसर, बट अगर थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश करें तो क्या हमेशा 2 आएगा या नहीं आएगा, ये आपका काम है थोड़ा सोचने का, है ना। इसके ऊपर कई सारे सवाल आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार इसको देखना और आप एक चीज पाओगे कि अक्सर यहां पर जो आंसर आता है वो 2 आता है। तो अब क्या यहां पर 2 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, और अगर वो आ सकता है तो कैसे आ सकता है, वो क्वेश्चन में क्या वेरिएशन लाने पर हो सकता है, वो आपको रिसर्च करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब हमने आज वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, है ना। तो उसी पर बेस्ड अब अपन सवाल करने वाले हैं यहां पर। तो यहां पर सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। a b के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 2। अगर a 3 होगा तो b 2 होगा। तो when a इज इक्वल टू 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो बताओ जब a 8/9 होगा तो b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर हमने बोला कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b, तो यानी कि a ऊपर की तरफ होगा तो b नीचे की तरफ होगा। हाँ सर, तभी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर, बट b का क्यूब हो रहा है तो हमने b का क्यूब कर दिया। ठीक है सर, अब हमें मालूम है कि अगर ये साइन हमें हटाना है तो हम यहां पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें इस k की वैल्यू निकालने के लिए उसने a और b की वैल्यू बता दी कि जब a इतना होगा तो b उतना होगा, उससे हमें k पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा सर, 8 होगा। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आएगी सर, 24 आएगी। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि a इज इक्वल टू कितना है सर, 24/b³। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि बताओ b की वैल्यू क्या होगी अगर a जो है वो 8/9 है। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 8/9 इज इक्वल टू यहां पर हो गया 24/b³। हमें मालूम है कि ये जो 8 है इसको 3 बना देगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 27 बन जाएंगे, और सामने यहां पर क्या लिखा हुआ है, b³ लिखा हुआ है। तो यहां से जो b आएगा वो 3 का क्यूब है ना, ये 3 का क्यूब है, यानी b जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब हमारा इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 3 है। ठीक है, कितना है भैया, 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए भाई, बताइए, बताइए भाई। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है, ध्यान से देखो। आपसे बोला द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। A person broken gold in the ratio of 3:1 and get loss of rupees 4620. Find the actual price of gold. तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया एक व्यक्ति है, उसके पास में कुछ सोना है ना। अब वो पूरे सोने को एक साथ नहीं बेच रहा, वो उसमें कुछ 3, 2 और 1 के अनुपात में बांट कर उसको बेच रहा है। ठीक है ना, मतलब जितना भी सोना है, मान लो 3, 2 और 1 कितना हो गया सर, उसके पास मान लो 6 किलो सोना है ना। उसमें से पहले वो 3 किलो बेचने जाता है, फिर 2 किलो और फिर 1 किलो ऐसे बेचने जा रहा है वो। अब हो क्या रहा है कि उसको जो प्राइस मिलेगा, उसको जो उसकी कीमत मिलेगी, सोने की जो कीमत मिलेगी, वो कीमत किस बात पर निर्भर करती है, उसके वजन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला गया यहां पर, है ना। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। यानी कि यहां से हमें समझ में आता है कि ये जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा kw²। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। हम क्या इस सवाल को ऐसा करने वाले हैं, हाँ अभी हम करेंगे तो सही, बट हम इसका एक शॉर्टेस्ट तरीका भी बताएंगे आपको इस सवाल को करने के बाद। तो पहले तो ये समझ लेते हैं सर p जो है यानी प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w² के, w यानी कि वेट के। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक बार 3 किलो बेचने जा रहे हो, फिर 2 किलो और फिर 1 किलो। तो मैंने कहा यहां पर कि आपने 3, 2 और 1 के रेशियो में बेचा है। तो मान लेते हैं कि ये आपका 3x है, ये आपका 2x है और ये आपका x है। ठीक है ना, ये आपका 3x है, ये आपका 2x और ये आपका x है। ये मैंने वेट मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, वेट मान लिया। अब ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला वो है तो मैं जब पहली बार जाऊंगा ये बेचने तो मुझे कितना प्राइस मिलेगा, k × 3x² यानी कि 9
के एक्स स्क्वायर। जब मैं ये बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना वेट मिलेगा, मुझे कितना प्राइस मिलेगा? मैंने कहा ये हो जाएगा सर आपका k, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर आपके पास में 4kx स्क्वायर। ठीक है सर। अगर मैं ये बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना प्राइस मिलेगा, kx का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर kx स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यानी कि इन तीनों केसेस में जब मैं गया बेचने इतना 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 वेट, तो मुझे मिला कितना, मुझे मिला कितना, तो मुझे यहां पर मिला आपका कितना, 9 और 4 13 और 1 14, तो मुझे मिला 14kx स्क्वायर। अच्छा, अगर सर मान लेते हैं कि वो व्यक्ति इसको नहीं तोड़ता, अगर वो इस व्यक्ति को ये नहीं मतलब नहीं बांट कर बेचता है ना, एक्चुअल में पूरा एक साथ बेच देता, तो जब वो एक साथ बेचता तो उसे कितना प्राइस मिलता? मैंने कहा भैया उसको एक्चुअली में उसको कितना प्राइस मिलता मालूम है आपको? 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया? 6x। 6x का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 6x का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा? 36kx स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका 36kx स्क्वायर। तो यहां थोड़ी सी जगह की हमें कमी पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा जगह जो है ज्यादा ले लेते हैं यहां पर, तो हम यहां पर मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। अगर आप एक्चुअली में बिना उसको अलग अलग करके बेचते तो आपको एक्चुअली में कितना मिलता? भैया वेट कितना है आपका? 6x है। 6x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36x स्क्वायर, यानी कि 36kx स्क्वायर। अब आपको एक्चुअली में इतना पैसा मिलना चाहिए था अगर आप इसको 3 2 1 में बांटकर नहीं बेचते, और आपको मिल कितना रहा है सर? 14kx स्क्वायर मिल रहा है। तो एक्चुअली में 36 और 14 का तो कुछ डिफरेंस तो है, हाँ सर डिफरेंस तो है, और वो जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? वो है डिफरेंस आपका 22। वो डिफरेंस कितना है आपका? 22। तो 22kx स्क्वायर जो है वो आपका लॉस है। वो आपका क्या है सर? लॉस है ना, क्योंकि आपको इतना मिल सकता था और आपको अभी इतना मिल रहा है, तो ये तो आपका लॉस हुआ ना। हाँ सर लॉस हुआ, और उसी लॉस की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? 4620। 4620। तो अगर मैं 4620 को 22 से डिवाइड कर दूं तो मुझे kx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर मिल जाएगी। तो kx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी? 210। अगर kx स्क्वायर की वैल्यू 210 आ रही है तो मुझे तो एक्चुअल प्राइस चाहिए थी, तो एक्चुअल प्राइस कितनी आएगी? 36 इंटू 210। तो 36 इंटू 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7200, और यहां पर 36 इंटू 10 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7560, यानी कि ये आपका एक्चुअल प्राइस होगा गोल्ड का। ये होगा आपका एक्चुअल प्राइस गोल्ड का। अब बात ये आती है कि सर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम इतने लेंदी तरीके से पेपर में सवाल को सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे। बट जो मैं आपको बताने वाला हूं उस बात की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये सोल्यूशन देख लोगे। नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही छोटा हो गया, समझ ही नहीं आया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हो ना तो उसके सोल्यूशन को आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपको इसका बहुत ही छोटा सा इसका सोल्यूशन दे रहा हूं, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। ध्यान से देखो, ये हो गया होगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैंने बोला उसने क्या क्या बोला है आपको? उसने बोला 3 2 और 1 में आपने इसको बांट कर बेचा है। मैंने कहा अगर नहीं बांटते तो 3 2 और 1 का सम कितना होता है? 6। आपको 6 स्क्वायर इतना पैसा मिल जाता, 36 मिल जाता। हाँ सर। और अगर आप 3 2 1 में बेच रहे हो तो आपको एक बार 9 मिलता, एक बार 4 मिलता, एक बार 1 मिलता, तो अभी कितना मिल जाएगा सर? 14। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर आपके पास में? 4620। यानी कि यहां पर ये कितना हो गया सर? 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4620 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 210 है, और आपको 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आपको 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि 36 इंटू 210 करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 7560। ये आपका जीवन आसान हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आप इसको एक साथ बेचते तो आपको 6 का स्क्वायर पैसा मिलता। अगर आप ये बेचने का तो ये मिला, ये बेचने का तो ये मिला, ये बेचने का तो ये मिला, तो टोटल कितना मिला? 14। तो इसका डिफरेंस कितना है? इतना। जबकि इसका डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना है? 22। तो 22 किलो इतनी है, 1 किलो कितनी है? 36 किलो कितनी है? निकाल दिया। तो समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ो, सवाल में क्या क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ ए रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड and the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartment attached. If the speed of the train carried by this engine is 24 km per hour when 9 compartments are attached, what is the maximum number of compartments that can be carried by engine?
तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जैसे कोई ट्रेन होती है तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो उसका इंजन होता है, जो उस पूरे ट्रेन को चला रहा होता है, ठीक है ना। तो जो इंजन होता है उसकी कुछ अपनी स्पीड होगी। अब उसमें आपने एक कंपार्टमेंट लगाया तो उसकी स्पीड में कुछ कमी आ जाएगी, मतलब उसके ऊपर लोड आ रहा है ना, उसके ऊपर लोड आ रहा है ना। तो भैया इंजन की कुछ स्पीड है, केवल इंजन जा रहा है तो उसकी कुछ स्पीड है, बट उसमें क्या कर दिया आपने, उसमें आपने एक कंपार्टमेंट लगाया, फिर 2 लगा दिए, फिर 3 लगा दिए, फिर 4 लगा दिए। तो ऐसे जैसे जैसे आप कंपार्टमेंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। बट हमें तो ट्रेन चलानी है, कंपार्टमेंट लगाने का मतलब क्या है कि भैया वो इन कंपार्टमेंट को खींचकर कहीं दूसरी जगह ले जाए, हमारा मेन पर्पस तो यही होता है ना। बट हम उसमें कितनी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट लगा दें जिससे कि ट्रेन अभी भी चले, ये इस सवाल में बोला गया है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो रेलवे इंजन है, यानी कि इंजन की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर जब कोई कंपार्टमेंट नहीं लगे, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसकी स्पीड है, इंजन की स्पीड है, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है स्पीड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के। जो भी रिडक्शन होगा, जो भी कमी आएगी, जो भी कमी आएगी स्पीड में, वो जो चीज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के, ठीक है सर, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है जब 9 कंपार्टमेंट लगे होते हैं तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मतलब पहले तो 42 थी, अब 24 हो गई, इसका मतलब कम हो गई ना। हाँ कम हो गई, क्यों कम हो गई, क्योंकि आपने 9 कंपार्टमेंट लगा दिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। आपसे बोला कितने ज्यादा से ज्यादा कंपार्टमेंट लगा सकते हैं, बता दो। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने ये बोला कि भैया आपकी इंजन की कुछ स्पीड है जो कि आपको दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड में कुछ रिडक्शन हो रहा है, वो जो रिडक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के। यहां पर n जो है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर ये साइन यहां से हटाएंगे तो यहां पर रिडक्शन इन स्पीड जो होगा वो k टाइम्स ऑफ रूट n हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ रूट n हो जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमारे पास में एक नेट स्पीड आएगी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, हमारे पास में एक नेट स्पीड आएगी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, और वो क्या होगी, वो इंजन की स्पीड जो भी थी उसमें जो भी रिडक्शन हुआ उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेट स्पीड आएगी, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमने यहां पर बोला कि जो हमारी नेट स्पीड है, हमारी जो नेट स्पीड है, ठीक है, नेट स्पीड है, वो इंजन की स्पीड कितनी है सर, 42 माइनस ये कितना है सर, k टाइम्स ऑफ रूट n, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है नेट स्पीड जो है ना वो आपकी 24 हो जाएगी। कब हो जाएगी सर ऐसा कब होगा जीवन में, जब आप 9 कंपार्टमेंट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 9 कंपार्टमेंट लगा दोगे। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में कितनी है सर, 3k, 9 का रूट कितना होता है 3k, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3k आ जाएगा, और 3k क्या होगा, 42 माइनस 24 यानी कि 18। तो यहां से हमें k की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, k की वैल्यू मिल रही है हमें 6। अगर k की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू अगर 6 है तो क्या हम यहां पर पुट कर सकते हैं, हाँ सर पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि हमारी जो नेट स्पीड है, हमारी जो नेट स्पीड है वो एक्चुअली में 42 माइनस 6 रूट n है, 42 माइनस 6 रूट n है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। अब मुझे बताओ यहां पर पूछ रहा है कि आप मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट लगा सकते हो, है ना। मगर लगा सकते हो का मतलब ये है ना कि आप ट्रेन तब भी तो चलनी चाहिए, अगर ट्रेन चल रही होगी तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, मैंने कहा सर उसकी स्पीड पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब नेट स्पीड जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए अगर ट्रेन को चलाना है तो। हाँ सर चलाना तो है, बिल्कुल चलाना है। इस चीज को इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 रूट n, ये हो जाएगा लेस देन कितना, 42। यहां पर क्या हो जाएगा सर, रूट n लेस देन कितना हो जाएगा सर, 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आ जाएगा सर 49। यानी कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो होने चाहिए अगर आपकी ट्रेन चले तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो होने चाहिए वो 49 से कम होने चाहिए। अब 49 से कम तो 48, 47, 46, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट उसमें भी बोल रहा है मैक्सिमम कितने लगा सकते हो, तो 49 से कम, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 48। यानी कि आप कितने कंपार्टमेंट लगा सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 लगा सकते हो। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। एक बार देखो इसको अच्छे से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बेटा, पक्का। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं।
अब इसके बाद वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ो आप, है ना, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब सवाल में क्या है भैया, सवाल में बोल रहा था रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज अटैच्ड टू इट। The speed of the train is 100 km per hour when there are 4 bogies and 55 km per hour when there are 5 bogies. What is the maximum number of bogies that can be attached to the train so that it can move? तो यहां पर सेम ही टाइप का सवाल है बट रिलेशन थोड़ा सा अलग दिया है। यहां पर बोल रहा है कि रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज। नंबर ऑफ बोगीज यानी कि जो कंपार्टमेंट है, पिछले बार क्या था स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, इस समय क्या है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर। आपसे क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर व्हेन देयर आर 4 बोगीज। तो ट्रेन की स्पीड 100 होगी जब 4 बोगीज लगी होंगी और 55 होगी जब 5 बोगीज लगी होंगी। अब यहां पर एक चीज मिसिंग है, क्या? इंजन की स्पीड, जो कि आपको पिछली बार दी थी, इस बार नहीं दी है। अच्छा, निकालनी पड़ेगी क्या? हाँ सर, निकालनी पड़ेगी। आपसे बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बोगीज हम कितनी लगा सकते हैं जिससे कि ट्रेन आपकी अभी भी चले। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर इंजन की कुछ स्पीड होगी, है ना, आपकी इंजन की कुछ स्पीड होगी, उसको मैंने क्या ले लिया सर, मैंने आपको ले लिया SE, मैंने उसको क्या ले लिया SE, और ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब आपका जो रिडक्शन इन स्पीड है, रिडक्शन इन स्पीड है, उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं सर? SR से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है सर? नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के स्क्वायर, जिसमें n क्या है सर? नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या नंबर ऑफ बोगीज। तो हम इसका ये साइन हटाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। ये लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका, ये हो गया सर आपका। अब वो बोल रहा है कि सर ट्रेन की कुछ स्पीड हो जाएगी, यानी कि नेट स्पीड की बात कर रहा है। तो नेट स्पीड अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा सर? आपकी जो भी इंजन की स्पीड है उसमें से जो भी आपका रिडक्शन हो रहा है वो निकाल दो, ये आपकी नेट स्पीड हो जाएगी। तो इंजन की स्पीड तो मुझे पता नहीं है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। रिडक्शन इन स्पीड कितना है सर? KN स्क्वायर है। ठीक है सर, और ये आपका क्या है सर? नेट स्पीड के बराबर है, ये आपका नेट स्पीड के बराबर है। अब पहला केस ये है कि नेट स्पीड आपकी कितनी है सर? 16 है, जब आपके पास नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने हैं सर? 4 हैं, तो आपने लिखा 4 का स्क्वायर। और वो बोल रहा है 55 हो जाएगी जब आपका नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना होगा सर? 5 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बढ़ाए हैं वैसे आपकी स्पीड कम हुई है। ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं SE इज इक्वल टू 16K, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? SE इज इक्वल टू 25K लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो इसका इसका डिफरेंस तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पर ये SE कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपका? यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 9K, है ना। माइनस 16K और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25K, तो डिफरेंस कितना आएगा सर? 9K। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि K की वैल्यू कितनी है सर? आपकी 5 है। K की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है। अगर K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं अपन? हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी नेट स्पीड होगी, हमारी जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी सर? आपकी इंजन की स्पीड थी। हाँ सर, इंजन की स्पीड थी, और इंजन की स्पीड में से हमने रिडक्शन कम किया था, तो अभी हमें इंजन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, निकालनी तो पड़ेगी। तो पहले अपन इंजन की स्पीड निकाल लेते हैं। अपन क्या करते हैं? इंजन की स्पीड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर इंजन की स्पीड? देखो, ये जो K की वैल्यू आई है ना आपकी, ये कहीं पर भी पुट कर दो, आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो पहले वाले में। तो ये पहला वाला क्या लिखा है सर? ये लिखा है 100 इज इक्वल टू, ये लिखा है इंजन की स्पीड माइनस 16 इंटू K की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 80 हो गया। ठीक है, ये 80 हो गया। 80 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 180। तो ये हो जाएगा आपकी इंजन की स्पीड। तो ये आपके पास में इंजन की स्पीड आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। तो आपकी जो नेट स्पीड है, आपकी जो नेट स्पीड है, नेट स्पीड वो कितनी हो गई सर? वो आ गई इंजन की स्पीड यानी कि 180 माइनस आपका SR यानी कि KN स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है सर? 5, तो ये हो जाएगा आपका 5N स्क्वायर। ठीक है, 5N स्क्वायर। तो यहां तक तो आप पहुंच गए, यहां तक तो आप पहुंच गए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आपको क्या करना है कि आपको अगर ट्रेन को चलाना है तो आपकी जो नेट स्पीड होगी, आपकी जो नेट स्पीड होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 180 माइनस 5N स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 5N स्क्वायर लेस देन 180 होना चाहिए, यानी कि N स्क्वायर जो है वो लेस देन 36 होना चाहिए, यानी N जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए।
अगर n लेस देन 6 होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 6 से कम होने चाहिए। अब 6 से कम तो 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, बट उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर? 5 है। ठीक है, एक बार देखो उसको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमने क्या किया, हमने इंजन की स्पीड मान ली, रिडक्शन इन स्पीड का हमको रिलेशन दिया था, हमने एक फॉर्मूला बना लिया। नेट स्पीड हमारा क्या होगा ये हमने पहले भी देखा था। अब हमने यहां पर कंडीशन लगाकर किया, नेट स्पीड जो है ना वो 100 और 55 है जब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 4 और 5 है। तो ये पुट करके हमने के किलो निकाल ली। के किलो इनमें से किसी में भी पुट करेंगे तो हमें इंजन की स्पीड पता चल जाएगी। इंजन की स्पीड पता है, के पता है, पुट कर दिया, हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब हमें क्या पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हम कितना लगा सकते हैं जिससे कि आपकी ट्रेन जो है चले मतलब कि नेट स्पीड जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो जीरो नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बस वो कंडीशन लगा के हमने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट निकाल लिया जो कि कितना आ रहा है? 6 से कम। अब 6 से कम 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, बट उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट पूछ रहा है तो वो 5 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए तो इसको यहां से हटाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 263 एंड देयर प्रोडक्ट इज 47916। फाइंड द नंबर। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 3 नंबर है, उनका रेशियो 263 है, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है तीनों नंबर का वो 47916 है। आपसे पूछा वो नंबर क्या है? तो इस तरह के नंबर वाले सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने मान लिया सर 3 नंबर जो है उसका रेशियो आपको 2 6 और 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये आपका 2k है, ये आपका 6k है और ये आपका 3k है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6 6 6 जा 36 और ये आ जाएगा आपका क्या? k क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर ये कितना आ जाएगा? यहां पर ये आ जाएगा आपका 47916। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे k क्यूब चाहिए तो मैं इसको 36 से डिवाइड कर दूंगा, तो 36 से ये जाएगा एक बार। ठीक है ना, और यहां पर 6 और यहां पर भी 6 है, तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, यानी कि 1331 ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो 11 का क्यूब है, यानी कि k की वैल्यू कितनी है? k किलो मेरे पास में कितनी है सर? 11 है। अगर k किलो 11 है तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? ये 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? ये 33 हो जाएगा। तो यानी कि जो तीनों नंबर आपसे पूछ रहा था वो एक्चुअली में कितने हैं? वो एक्चुअली में 22, 66 और 33 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको डिवाइड कर सकते हो 36 से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैंने ये सोचा कि यार ये 36 से एक बार में जाएगा। ठीक है, यहां पर 6 और यहां पर 6, तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 ही आए यूनिट प्लेस पर, तो वो 1 हो सकता है। तो मैंने कहा ये 1 है और यहां पर 1 है और ये परफेक्ट क्यूब दिखा रहा है, तो मुझे साफ साफ समझ आ गया कि 11 का क्यूब हो सकता है। ठीक है ना, 11 का क्यूब 1331 होता है। हमने ऐसे इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल है हमारे जीवन का, मतलब आज के जीवन का। यहां पर क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 243 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 18125। फाइंड सम ऑफ द नंबर। आपको नंबर का सम बताना है। कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान से देखो। मैंने कहा कि सर मेरे पास जो नंबर है उनका जो रेशियो है वो आपके पास में कितना है? 2 4 और 3 है। तो मैंने नंबर मान लिया कि वो नंबर कितना है सर? 2k 4k और 3k। ठीक है सर, ये मैंने नंबर मान लिया। अब मुझे करना क्या है सर? मुझे बोला गया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसका मतलब 4k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, ये आपको कितना दिया गया सर? ये 18125 दिया गया। ठीक है सर, तो 16 और 9 25 और 4 29, तो 29k स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा? 18125। तो यहाँ से k स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 625, यानी कि k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास में 25। अगर k किलो 25 है, तो आपको चाहिए क्या? आपको तो इनका सम चाहिए। तो 4 3 7 2 9, यानी कि आपको 9k किलो चाहिए। तो आप बोलोगे 9 × 25, तो ये हो जाएगा आपका 45 है ना, और ये हो जाएगा 180 है ना, ये हो जाएगा आपका 180। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 225। तो आंसर कितना आएगा सर? 225। यानी कि कौन सा ऑप्शन है सर? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? अच्छा, यहां पर जैसे ये 18125 है, इसको मुझे 29 से डिवाइड करना है, तो ये वाला काम तो आप खुद से कर सकते हो ना, डिवीजन करना तो आप कर सकते हो ना कि भैया कितनी बार में जाएगा ये।
है ना, कितनी बार में जा सकता है ये, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सोच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतना बहुत है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे बहुत कुछ आपके लिए हम लाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे और भी चैनल्स हैं, और हम यहाँ पर क्या क्या डील करते हैं वो सारा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम का नाम डालना है, टॉपिक का नाम डालना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्लास आप डाल दीजिए, है ना, जिस भी क्लास में आप हैं या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए, और एंटर दबाइए। आपके सामने सारी की सारी जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। और अगर आप बैंकिंग या एसएससी या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल जो कि मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर भी आप विजिट करके सारे जो आपके जो आपका सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हो। और सब कुछ जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 100% फ्री, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।